Let us begin the analysis of the Hindu newspaper 7th Jan 2026। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केई पनियोर। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, नया नया डिस्ट्रिक्ट है ये भी, केई पनियोर, और ये भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। दरअसल MS स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन हैज बिगन वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट on biohappiness, a concept coined by its founder and late agricultural scientist MS Swaminathan in the newly formed Kei Panyor district of Arunachal Pradesh। MS स्वामीनाथन का ये कॉन्सेप्ट है बायो हैप्पीनेस का। दरअसल ये है क्या? बायो हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड फुलफिलमेंट दैट अराइजेज व्हेन बायोडाइवर्सिटी इज conserved and utilized in ways that enhance human health, nutrition and livelihoods, creating harmony between the people and the nature। यानी कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है, उन सब का कंजर्वेशन, साथ ही साथ उनका यूटिलाइजेशन, जैसे कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आ सके, और साथ ही साथ नेचर और कम्युनिटी के बीच में एक लिंकेजेज, एक हार्मोनी इस्टेब्लिश हो सके। यही है बायो हैप्पीनेस। तो अरुणाचल प्रदेश का ये जिला जो है केई पनियोर पहला जिला बन चुका है भारत का जो कि बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ा हुआ। अभी हाल ही में जिस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक किया और वहां के प्रेसिडेंट मादुरो को अरेस्ट कर लिया, उसी सिलसिले में अमेरिका ने कई सारे देशों को धमकी दी है, और जो एक लेटेस्ट है उसमें वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है। वैसे तो ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल जो है इस पर डेनमार्क का है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड जो है अमेरिका को चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से। जो ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है वो आर्कटिक में है, इसका पूरा का पूरा हिस्सा जो है सो आर्कटिक में लोकेटेड है। अब इस सिलसिले में जो डेनिश प्राइम मिनिस्टर है मेट्टे फ्रेडरिक्सेन, उन्होंने कहा है कि अगर नाटो अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे इस तरह की बातें करता है तो इससे उसका जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ डेनमार्क का वो खराब हो जाएगा, और साथ ही साथ जो नाटो है वो भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि फिर डेनमार्क जो है नाटो से अलग हो जाएगा। If the US chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops, said Fredricksen, एक टोल्ड डेनिश ब्रॉडकास्टर TV2 ऑन मंडे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ तक बात है ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड को अमेरिका इसलिए चाहता है क्योंकि यहाँ पर में भी तेल गैस का भंडार है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, जिस तरह से चीन का कंट्रोल है पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स पे, और चीन एक तरह से जो है उस सप्लाई को अब कंट्रोल करने लग गया है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और अमेरिका अपनी डिपेंडेंसी रेयर अर्थ मिनरल्स पे चीन की जो सप्लाई चेन है उस पर कम करना चाहता है। इस सिलसिले में यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल, तेल और गैस को वो चाहते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, तो इससे जो है सो नॉर्दर्न शिपिंग लेन एक तरह से खुल रहा है, जो कि नॉर्दर्न अटलांटिक और नॉर्दर्न आर्कटिक से होते हुए अमेरिका तक अब इजीली जो है सो वो शिपिंग लेन पहुंच सकती है, क्योंकि जिस तरह से आइस मेल्ट हो रही है उस तरह से उससे जो शिप है उसको आने जाने में मूवमेंट में इजी होगी। इसलिए भी अमेरिका इसको चाहता है। वैसे नाम दे रहा है नेशनल सिक्योरिटी का कि ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हमने एनालाइज करने की कोशिश की है। चीन ने जापान को ड्वेल यूज टेक्नोलॉजी अब देने से मना कर दिया है। दरअसल ये ड्वेल यूज टेक्नोलॉजी है क्या? हमारा वास्ता टू द पॉइंट होना चाहिए, कंटेंट को, टॉपिक को पकड़ के। Dual use items are goods, software or technology that have both civilian and military applications, including certain rare earth elements that are essential for making drones and chips। तो इस तरह की चीजों को चीन ने जापान को देने से मना कर दिया है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के बारे में। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग मोर देन डबल्ड इन 2025। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के
हिसाब से इसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल इंडिया सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हैज इंक्रीज्ड 128.6% on a year-over-year basis to 144 gigawatts in 2025. It stood at 63 gigawatt in 2024. This implies that India added 81 gigawatt worth of capacity in the previous year. जाहिर सी बात है कि हमारा जो सोलर कैपेसिटी है, सोलर एनर्जी है, वो 144 गीगावाट्स के आसपास पहुंच चुका है। और जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है, ये क्या है? ये जो सोलर पैनल्स होता है, ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सोलर पैनल्स कैसे बनता है? तो दरअसल जो बिगिनिंग स्टेज है इसका, क्वार्टजाइट मटेरियल सैंड, क्वार्टजाइट सैंड इज रिफाइंड इनटू हाई प्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड। फिर उस पर उसकी में स्ट्रिंग्स लगाए जाते हैं, फास्फोरस ऐड किया जाता है, फिर उस पर ग्लास पैनल्स लगाए जाते हैं और अलग अलग प्रोसीजर्स से फिर उसको सोलर पैनल्स में, फोटोवोल्टाइक सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे फिर उससे सोलर एनर्जी तैयार होती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंडिया और ईयू में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बहुत जल्दी होने वाली है। हमारे मिनिस्टर जो हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, वो अभी ब्रसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ईयू और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत करने के लिए वो गए हैं और बहुत जल्द ये संभव होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री फॉर डबलिंग ऑटो पीएलआई एलोकेशन। दरअसल द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज हैज प्रपोज्ड doubling the allocation for the production linked incentive scheme for automobiles and auto component manufacturers to 5,800 crore in the upcoming financial year. The scheme had received 2,818.85 crore in financial year 25-26. ये जो PLI स्कीम है, दरअसल ऑटो स्कीम, incentivizes local production of only those products that achieve a domestic value add of 50%. The scheme was focused on zero emission vehicles, यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चर करेगा उसी को इस स्कीम से लाभ मिलेगा। और जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है, लगभग 50% होना चाहिए उसमें। हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। The scheme was announced in 2021, ये ध्यान रखना है, but financial year 2023 and 24 was the first performance year and an amount of 322 crore was disbursed. अब PLI है क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है, दरअसल ये फाइनेंशियल रिवार्ड्स है, ठीक है, जो कि टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, और ये आत्मनिर्भर भारत जो है उसको दर्शाता है। कोई भी जो सामान बनता है भारत में, उसका 50% भारत में बना होना चाहिए। उसमें जो भी कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल है, जो सर्विसेज है, जो भी लोकल इनपुट्स हैं, 50% उसका जो टोटल वैल्यू है वो भारतीय होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। इसका पर्पस क्या है? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का is the portion of a product's total value created within a country calculated by subtracting the cost of imported components. जो भी उसकी वैल्यू है, उसमें हमने विदेश से जो भी सामान मंगाया है किसी भी सामान को बनाने के लिए, उसमें जो विदेशी जो भी हमने इंपोर्ट किया है उसका वैल्यू हम घटा देंगे उस कंपोनेंट्स का, और इस देश में हमने जो भी नेटिव भारत में जो भी चीज़ बना है, जो भी चीज़ हमने उसमें ऐड ऑन किया है, उसको हम जोड़ देंगे। यह है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। इसका पर्पस क्या है? ये बहुत ही जरूरी है जानना प्रीलिम्स मेंस के लिए। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, क्योंकि अगर हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों के ऊपर में जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा? चीज़ें लोकली बनेंगी, लोगों को जॉब मिलेगा, हमारा प्रोडक्शन बूस्ट होगा, इंडस्ट्री एनहांस होगा, ग्रोथ हमारा जो है सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा बढ़ेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होगा, फिर कंपनियां जो है इन्वेस्ट करेंगी कि लोकल चीज़ों के ऊपर में जो है सो फोकस किया जाएगा। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट, इन सबको बल मिलेगा और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, जॉब बढ़ेगी। तो यह है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। इसको हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा साहित्य के बारे में, हिस्ट्री के बारे में।
दरअसल यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान on Tuesday officially released 55 volume of literary works in classical Indian languages such as Kannada, Udiya, Telugu, Malayalam और तमिल साइन लैंग्वेजेस के साथ। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है हम डिस्कस करेंगे, तिरुकुरल, इसको तमिल पोएट तिरुवल्लुवर जी ने लिखा है। तिरुकुरल है क्या? इसकी रचना 300 BCE से 5वीं सदी तक के बीच मानी जाती है। इसे हम तमिल वेद भी कहते हैं। इसमें नॉन वायलेंस, ट्रूथ, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, ड्यूटी, आर्मी, टैक्स, मिनिस्टर, किंग, लव, फ्रेंडशिप, हर तरह की चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। इसीलिए तमिलनाडु में तमिल भाषा में इसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ने इसे तैयार किया है, जो कि मैसूरू, अभी जहाँ पे मैं हूँ कर्नाटक के मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। इसमें दो और पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, चर्यापद और मदालापंजी। चर्यापद और मदालापंजी क्या है, इससे हमें वास्ता होना चाहिए। चर्यापद एक मिस्टिकल पोएम्स है जो कि 7वीं सदी जो सीई है, कंटेम्प्रेरी एरा, इस समय ये डेवलप हुआ। एक साइन लैंग्वेज हुआ करता था। इवनिंग टाइम में, शाम के समय में जो बजरियान बुद्धिस्ट थे वो आपस में साइन लैंग्वेज में बातें करते थे। इसी को हम चर्यापद कहते हैं और एक मिस्टिकल भाषा है। और धीरे धीरे यही जो है मैथिली, असमीज, उड़िया और बंगाली भाषा में डेवलप हुआ। इसी को हम चर्यापद कहते हैं। मदालापंजी की भी हम चर्चा करेंगे। टेम्पल मदालापंजी, मदाला का मतलब होता है ड्रम। दरअसल मदालापंजी में 12वीं सदी से उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, पुरी और उड़ीसा के हिस्ट्री के बारे में अगर हमें जानना है तो ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। इसमें टेम्पल रिचुअल्स, गंगा, गजपति डायनेस्टी के बारे में, साइक्लोन, फैमिन, उड़ीसा की हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को इसमें बहुत ही बढ़िया से लिखा गया है। और ये बहुत ही वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द मिडिएवल एज ऑफ उड़ीसा। ये ड्रम सेट उसमें रखा हुआ है, आकृति का है मदालापंजी। इसी वजह से हम इसको मदालापंजी कहते हैं, क्योंकि मदाला उड़िया भाषा में ड्रम को कहते हैं। ये पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास में। अब हम बात करेंगे द राइट टू डिस्कनेक्ट। अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में था जब सुप्रिया सुले जो मिनिस्टर हैं, जो एनसीपी की मेंबर हैं, पार्लियामेंटियन हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और शशि थरूर जी का इसमें एक आज आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने इसको डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ए स्टैगरिंग 51% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वर्क्स मोर देन 49 आवर्स पर वीक। जाहिर सी बात है कि भारत में जो साप्ताहिक ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है। 49 आवर्स 51% लोग काम कर रहे हैं। और इसमें भी ऐसे जो कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, जो हमें सामान सप्लाई करते हैं स्विगी जोमेटो से, ये सब तो उसमें ऐड भी नहीं है। तो रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं। ये तो वो इस बिल के दायरे में वो नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है 2020 में जो बिल बना था, द ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, दरअसल इस बिल को अमेंड करने के लिए द राइट टू डिस्कनेक्ट, जिसमें सभी को, जितने भी लोग भारत में काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, उन सबको लाया जाएगा। और इसमें यह कोशिश की जाएगी कि वर्किंग आवर के बाद कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी को फोन, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप कोई भी माध्यम से परेशान नहीं करेगा कि वो जवाब दे या कोई भी रिप्लाई करे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है, कई सारे जो है डिजीज क्रिएट होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और काफ़ी वेलकमिंग स्टेप्स है। तो आज के इस अंक में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक मन लगा के पढ़ें और रिवीजन करते रहें।